चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्म दिवस पर उप जिला चिकित्सालय पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। साथ ही सीएमएस से चिकित्सालय में कर्मचारियों की कमी को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राजनीति के चाणक्य और जिनके नेतृत्व में आज बीजेपी केंद्र में विराजमान है और कड़े फैसले और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, उनका जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी धूमधाम से उनका जन्मदिन मना रही है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनहित के कार्य कर रही है। प्रदेश की गड्ढा मुक्त सड़कों को शीघ्र दुरुस्त कर दिया जाएगा। वहीं शहीद भगत सिंह चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिष्ठान वितरित कर आतिशबाजी की और अमित शाह की दीर्घायु की कामना की। आज केंद्र विराजमान है, जो कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, जिनके नेतृत्व में धारा 370 और 35 जैसे को हटाने का काम हुआ है और जो अपने सख्त फैसले के लिए जिनकी एक छवि है, जिनकी कमिटमेंट के लिए अपनी एक छवि है, उस महान नायक का जन्मदिन आज है। और भारतीय जनता पार्टी मसूरी के कार्यकर्ताओं ने पहले मसूरी हॉस्पिटल में फल बांटकर हमने उनके जन्म को मनाया और आज यहीं पर पिक्चर पैलेस पर आतिशबाजी करके लड्डू बांटकर हम उनके जन्म को मना रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु रहें, आप स्वस्थ हों और लगातार आपका मार्गदर्शन भारतीय जनता नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार आगे बढ़ती रहे, ऐसी प्रभु से हम कामना करते हैं। निकाय चुनाव कब इंतजार कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार अन्य चुनावों में प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी विजयी, निकाय के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी विजयी। बात करें, देखिए कुछ मौसम की वजह से 15 तारीख से काम नहीं हो पाए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आने वाले 10 दिन के अंदर यहाँ की सड़कें गड्ढा मुक्त होगी, इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। हमने लाया, मैं अधिकारियों से बातचीत करके सड़क को बनाने की हम काम। तो वही सचिवालय में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक की है। बैठक में अब तक परिषद द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्राम्य विकास मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला स्तर पर जल्द से जल्द जेई और रोजगार सेवकों के रिक्त पदों की नियुक्ति की जाए, जिससे विकास कार्यों में गति लाई जा सके। मेरी गांव मेरी सड़क योजना के लिए मानक निर्धारित करें, जिससे प्रत्येक ब्लॉकों और सड़कों की निश्चित संख्या मिल जाए। मंत्री ने योजना के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर भी तेजी से लागू करने का आदेश दिया है और कहा कि इस योजना का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने यह भी कहा कि अमृत सरोवर योजना प्रधानमंत्री का एक विशेष प्रोजेक्ट है, जिससे न केवल पेयजल की समस्या हल होगी और सरोवरों के किनारों पर वृक्षारोपण और कृषि कार्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यह योजना सुचारू रूप से लागू हो और अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचे। राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक यहाँ पर आहुत की गई थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारीगण और सभी माननीय सदस्य यहाँ पर मौजूद थे और समीक्षा में ये पाया गया कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में केंद्र के औसत से हमारा प्रदेश आगे चल रहा है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वहीं जो माननीय सदस्यों के सुझाव आए, हमने उनको समाहित करते हुए निर्देशन जारी कर दिए। जैसे सुझाव आया कि हमारे जो रोजगार सेवक हैं उनके 671 पद रिक्त हैं। हमने सभी जिलों को निश्चित कर दिया है कि उनको जिले के स्तर से उनकी भर्ती की जाए ताकि ये काम शीघ्र हो सके। इसी प्रकार जो जेईज हैं, जो 243 पद खाली हैं, वो भी जिले के स्तर से भरे जाए ताकि काम जल्दी हो सके। इसी प्रकार हमने देखा कि मेरा गांव मेरी सड़क में असमानता है। कई क्षेत्रों में तो सड़कें बल्क में दे दी गई, कई क्षेत्रों में सड़कें नहीं हैं। इसलिए हम ये तय कर रहे हैं कि हम ब्लॉक वाइज, हमारे यहाँ 95 ब्लॉक हैं,
हम ब्लॉक के स्तर पर इन सड़कों का दोहन करेंगे। दूसरा, मैंने अधिकारियों को निश्चित किया है कि जो वृक्षारोपण है, हर वर्ष हम वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन देखने में आता है कि उसका सर्वाइवल बहुत कम होता है। तो मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है, चाहे वृक्षारोपण हम कम करें, लेकिन उसका सर्वाइवल जो है होना चाहिए। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित धरोहर मेले के सांस्कृतिक संध्या का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारी धरोहर हमारी संस्कृति है, हमारा पहनावा हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति गंगा यमुना की संस्कृति है। अपने नाम की तरफ ये संस्था अपनी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर रही है। कहा कि राज्य सरकार भी अपनी संस्कृति के संरक्षण और उसको संजोए रखने के लिए कार्य कर रही है। बता दें कि ये मेला 27 अक्टूबर तक चलेगा। स्थानीय शिल्प संस्कृति और खान पान को बढ़ावा देने के लिए मेले का आयोजन किया गया। साथ ही शिल्प कलाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी प्रदर्शन किया गया है। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी से गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने मुलाकात की है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा निर्विघ्न और सफलतापूर्वक संपन्न होने पर सीएम का जताया आभार। यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए भी सीएम का किया आभार व्यक्त। चारधाम सहित हेमकुंड यात्रा प्रदेश के पर्यटन की रीढ़, ये कहना है नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा का। संगतों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होने से सुखद यात्रा का संदेश भी देश दुनिया में गया। इस वर्ष गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा 25 मई को हुई थी शुरू। 10 अक्टूबर को यात्रा का हुआ था समापन। श्री हेमकुंड साहब की यात्रा इस वर्ष 25 मई को प्रारंभ हुई थी, जिसका समापन निर्विघ्न इस वर्ष 10 अक्टूबर को हो गया है। इस वर्ष की यात्रा में राज्य सरकार, खास तौर पे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ट्रस्ट की ओर से मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस यात्रा को निर्विघ्न संपन्न कराने में स्टेट गवर्नमेंट का और जिला प्रशासन का मुख्य रूप से हाथ रहा। वक्त बे वक्त पे यात्रा के टाइम पे, स्पेशली जब बरसात का मौसम होता है तो रास्ते टूटते हैं, लेकिन उन रास्तों को तुरंत ठीक करा देना और तुरंत यात्रा की आवाजाही शुरू कर देना, उसकी वजह से यात्रा पे ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि केदारनाथ की यात्रा में विघ्न आया था, लेकिन उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। और हमारी बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब की यात्रा में तो 1-2 दिन का कहीं कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसके लिए इनका हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से जो ये रीढ़ की हड्डी है यहाँ के टूरिज्म की, चारधाम की यात्रा और हेमकुंड साहब की यात्रा, इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा और इसी प्रकार से ये स्टेट गवर्नमेंट हमारा पूरा साथ देती रहेगी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर प्राधिकरण की टीम ने जनपद देहरादून के 4 स्थानों पर सीलिंग और 1 स्थान पर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है। सहायक अभियंता प्रमोद कुमार, अवर अभियंता मुनेश राणा और शैलेंद्र शाह, पर्यवेक्षक सुरेश कुमार की उपस्थिति में पिथुवाला में चरण सिंह, हरभजनवाला में ओम प्रकाश, शिमला रोड पर जिशान और हरिपुर माजरा माफी में अब्दुल रशीद द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को सील किया गया। वहीं दूसरी ओर धनवाला हरभटपुर में विक्की अरोड़ा द्वारा की जा रही अवैध प्लॉटिंग को अवर अभियंता मनवीर पवार, संजय जगोड़ी, सुपरवाइजर उमर लाल ने पुलिस बल की उपस्थिति में ध्वस्त कर दिया है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण से निर्माण कार्यों को लेकर मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य करें। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून में, जहां पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर प्राधिकरण की टीम ने जनपद देहरादून के 4 स्थानों पर सीलिंग और 1 स्थान पर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, लगातार जो है एमडीडीए अब
उन लोगों पर नकेल कसने में पूरी तरह से जुट गया है जो अवैध तरीके से निर्माण कर रहे हैं, अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से देखा गया है कि बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि एक तरफ प्राधिकरण लगातार कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो अवैध निर्माण करने वाले लोग हैं वो अभी तक बाज नहीं आ रहे। बिल्कुल संदीप, लगातार प्राधिकरण कार्रवाई कर रहा है। प्राधिकरण का अवैध निर्माणों पर एक टूट के पड़ रहा है। उनका यही जो बंशीधर तिवारी हैं, जो वीसी हैं, उनका यही कहना है कि नक्शा पास कराओ, आप कहीं नक्शा पास करके निर्माण करो, इससे आपको ही लाभ मिलेगा। और अगर आप नक्शा पास करके नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, जितना नक्शा पास करा उतना काम नहीं करेंगे, तो वो अवैध रूप माना जाएगा और इस पे कहीं ना कहीं अब बड़ी कार्रवाइयां होंगी। और वही लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार कार्रवाइयां चल रही है। देहरादून में अगर हम बात करें तो कहीं जगह प्लॉटिंग कर रहे हैं, उस पे तोड़फोड़ की गई है, उसको जब्त किया गया है, सीलिंग की कार्रवाई की गई है, अलग अलग जगह पे कार्रवाइयां जारी हैं। वही लगातार कहा जा रहा है कि आप जब आप सब हैं तो नक्शा बना के आप काम करिए। अगर प्लॉटिंग आप कर रहे हैं, कॉलोनी कोई काट रहे हैं, तो उसका पूरा जो नियमावली है उनके अनुसार काम करो, तो आप उपभोक्ताओं के साथ धोखा नहीं करो। तो इसी चीज को लेकर जैसे ही संज्ञान में चीजें लगातार आ रही हैं, तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी है। क्योंकि इस अवैध निर्माण को लेकर जो वीसी बंशीधर तिवारी बहुत सख्त हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने मजाक बना दिया है एमडीडीए का और अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमल, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये लोग जो अवैध निर्माण करते हैं वो क्यों डरते हैं कि वो नक्शा पास कराएं, या वो क्यों लोग नक्शा पास नहीं कराते हैं? क्या वजह है आखिर के वो प्रशासन के सामने जाने से डरते, जबकि जानते हैं कि अगर प्रशासन को इस बारे में पता चल गया तो उनका बना बनाया निर्माण तुरंत ध्वस्त कर दिया जाएगा। हाँ संदीप, सबसे बड़ी बात है, इसे प्रशासन कहें तो इसके लिए अलग प्राधिकरण बनाए गए हैं और ये एमडीडीए प्राधिकरण हर जिले में अलग अलग प्राधिकरण बनाए गए। और इस अवैध निर्माणों पर जो प्राधिकरण है वहां से आपको नक्शा पास कराना होता है, और अगर नक्शा नहीं पास करोगे तो कार्रवाई भी प्राधिकरण करता है। तो कुल मिला के कहें, कारण क्या होता है कि जिस जगह आपका हो रहा तो वहां के नियम होते हैं कि अगर आप कितनी रोड है तो इस पे इतने मंजिल पास होगा, वहां है तो इससे पास होगा, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं कर पाते। अगर आपने मान लिया 20 फुट रोड बनाया तो वहां 2 मंजिल बना सकता है और 4 मंजिल बना दिया है, तो इस प्रकार के जो उसको अवैध निर्माण जाता है। पर हम ये देखते हैं कि बहुत ही चीजें कम होती हैं, फिर प्राधिकरण उसको सीलिंग की कार्रवाई करता है, फिर वो आके कंपाउंडिंग कराते हैं, अपना जुर्माना देते हैं, का उसकी होती है, तब कहीं जाके तो कुल मिला के कहें कि लगातार यही कहा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कमल, तो जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं केदारनाथ जाने वाले यात्रियों से घोड़ा खच्चर के संचालक मनमाना पैसा वसूल कर रहे हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने घोड़ा खच्चर संचालकों पर लगाम लगानी शुरू की है। पुलिस ने यात्रियों की शिकायत पर अधिक वसूली करने वाले घोड़ा संचालकों से रकम भी वापस दिलाई है। जनपद रुद्रप्रयाग के एसपी अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि भीलवाड़ा राजस्थान के रहने वाले 74 साल के रतनलाल गर्ग ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उन्होंने सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक जाने के लिए 3 घोड़े बुक किए, जिसकी एवज में उनसे 18,000 रुपए वसूले गए, जबकि प्रीपेड काउंटर पर 9,600 निर्धारित किया गया है। शिकायत मिलने पर भीमबली चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची और यात्रियों की शिकायत पर घोड़ा संचालक से बातचीत की। अधिक वसूली करने पर संचालक को फटकार लगाई गई। वसूली गई अधिक रकम को भी वापस दिलाया गया है। एसपी ने बताया कि इस प्रकार की शिकायत मिलने से जनपद का नाम बदनाम हो रहा है, इसलिए घोड़ा खच्चर संचालकों को अधिक किराया नहीं वसूलने की हिदायत दी गई है। दोबारा शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पिरान कलियर क्षेत्र में सोलापुर रोड पर स्थित 2 दुकानों पर चोरी की घटना सामने आई है, जहां चोरों ने दुकान का शटर उखाड़कर लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। साथ ही दुकान का सामान भी चोरी कर फरार हो गए हैं। पीड़ित दुकानदार ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात के समय अज्ञात चोर दुकान का शटर उखाड़कर दुकान से नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर भाग गए। दुकानदार ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। हम तो तुरंत घर से निकले, दुकान में पहुंचे, आके देखा जो यहाँ कैश था जी 2 लाख के समथिंग कैश था। थोड़ी सी रेलगाड़ी थी 50,000 में जी, वो यहाँ पे हमें नहीं मिली। कुछ थोड़ा बहुत सामान ले गए हैं साथ में। अच्छा, अब खबर नैनीताल से है, जहां एसओजी और मुखानी पुलिस ने 2 लोगों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 1 अवैध देशी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 12 बोर की बंदूक बरामद की गई है। पुलिस ने कार को भी सीज किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि पुलिस ने
लामाचौड़ क्षेत्र में चेकिंग अभियान के दौरान कार को संदिग्ध गतिविधियों के चलते रोका। तलाशी लेने पर पुलिस ने कार से देशी तमंचा, 12 बोर की बंदूक और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। आरोपियों की पहचान अनिल सिंह और सर्वेश कुमार निवाड़ी कुसुमखेड़ा के रूप में हुई है। हथियार कहां से लाए जा रहे थे, इनकी जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस द्वारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े हुए जितने भी अपराधी हैं उनके खिलाफ समय समय पर अभियान चलाते रहे हैं। इसी क्रम में हमें कुछ लोगों की एक इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर कुछ लोग अवैध हथियार बेचने का काम करते हैं। इसमें एसओजी की टीम है, लोकल थाना पुलिस की टीम में एक्टिवेट हुई और हमारी दोनों टीमों ने कल 2 अभियुक्तों को 2 अवैध हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में उधम सिंह नगर और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से हथियार लाना और यहाँ नैनीताल जिले में बेचना पाया गया है। इनमें से 1-2 अभियुक्त हैं, उनका कुछ पॉलिटिकल पार्टी से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ जो है संज्ञान में है। इसमें भी जांच की जा रही है कि ये लोग किसके संरक्षण में इस तरह कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय पुलिस इस मामले में और भी सख्त। तो वहीं जोशीमठ में भालू का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। अलग अलग वार्डों में स्थानीय लोगों ने भालू को देखा है। भालू के बढ़ते आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग रात को घर से बाहर निकलने में घबरा रहे हैं। जोशीमठ में आबादी वाले डांडू गांव में एक मादा भालू अपने 2 बच्चों के साथ गांव के बीच बस्ती में उगे मक्का के खेतों में नजर आई। गौशाला से लौट रही ग्रामीण महिलाओं ने भालू को देखकर शोर मचाया। महिलाओं का शोर सुन मादा भालू अपने बच्चों के साथ झाड़ियों में छिप गई। इसके बाद सूचना मिलने पर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची और पहुंचकर पूरे एरिया को घेरकर पटाखे जलाकर भालू को आबादी से दूर भगाने का प्रयास किया गया। फिलहाल गांव में भालू से दहशत का माहौल है। राफ्टिंग के दौरान गंगा में कूदकर अपनी जान दे रही राजस्थान परिवहन विभाग की महिला कंडक्टर को पुलिस ने जान पर खेलकर बचा लिया है। पुलिस ने महिला कंडक्टर को राजस्थान पुलिस और परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक किसी व्यक्ति ने महिला कंडक्टर की फोटो को एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिससे महिला कंडक्टर की पूरे राज्य में जमकर बदनामी हो रही है। इस बदनामी की वजह से शर्मसार होकर महिला कंडक्टर राजस्थान से आत्महत्या करने के लिए तपोवन पहुंची। तपोवन से महिला कंडक्टर ने अपने लिए राफ्ट बुक की। ब्रह्मपुरी से जब राफ्ट मुनि की रेती की ओर चली तो कुछ देर बाद महिला कंडक्टर ने गंगा में छलांग लगा दी। मुनि की रेती के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि राजस्थान पुलिस के द्वारा सही समय पर सूचना दिए जाने पर पुलिस ने महिला कंडक्टर को आत्महत्या का प्रयास करने के दौरान बचाने की सफलता हासिल की है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर काउंसलिंग करने के बाद महिला कंडक्टर को राजस्थान पुलिस और परिजनों के हवाले कर दिया गया है। ऋषिकेश की कृषि उत्पादन मंडी समिति में थोक व्यापारी और आड़ती मंडी सचिव के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। आदेशों को दरकिनार करते हुए व्यापारी और आड़ती आवंटित दुकानों के बाहर मंडी मार्ग पर अतिक्रमण कर कृषि उत्पादों को बेच रहे हैं। इसके अलावा दुकानों के बाहर कृषि उत्पादों को लाने वाले वाहनों को भी खड़ा करा रहे हैं, जिससे मंडी में आने वाले लोगों को पैदल आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण की वजह से कई बार लोगों के बीच झगड़े हो चुके हैं। कुछ दिन पहले पूर्व विधायक के साथ भी दबंगों ने हाथापाई की। अतिक्रमण के खिलाफ मंडी सचिव ने 2024 में 2 बार थोक व्यापारियों और आड़तियों को नोटिस देकर अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दे चुके हैं। फिर भी थोक व्यापारी और आड़ती अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंडी परिसर में अतिक्रमण का किस प्रकार से बोलबाला है। मंडी सचिव भले ही अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केवल नोटिस देकर अतिक्रमण को हटाना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। जब तक अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई मंडी समिति नहीं करती, तब तक मंडी परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाना मुश्किल है। कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर से अतिक्रमण हटाने को लेकर अब लोगों की निगाहें कृषि मंत्री पर लगी हुई है कि कब कृषि मंत्री के आदेश पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश से दीपक नारंग हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आखिर मंडी में अतिक्रमण लगातार आड़तियों के द्वारा किया जा रहा है, साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अतिक्रमण तो करते ही हैं, लेकिन जब कोई विरोध करता है तो उसके साथ हाथापाई तक कर देते हैं। क्या कुछ अभी तक मामला और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, ऋषिकेश की जो कृषि उत्पादन मंडी समिति है, यहाँ पर प्रतिदिन सुबह 3 बजे से जो रिटेल व्यापारी हैं वो सब्जी खरीदने के लिए पहुंचते हैं और ये भीड़
सुबह 9 बजे तक इतनी हो जाती है कि वहां पर व्यवस्थाओं को बनाना मुश्किल हो जाता है। अंदाजा इस बात का है कि करीब 2 से 2,500 जो रिटेल व्यापारी हैं वो वहां पर मंडी में सामान खरीदने के लिए जाते हैं। इसके अलावा अन्य आश्रम वाले, होटल वाले और जो शादी ब्याह वाले होते हैं वो भी वहां पर मंडी में सामान खरीदने के लिए जाते हैं। और इस दौरान देखा यह जाता है कि कृषि उत्पादन मंडी समिति ने जो थोक व्यापारी हैं और इसके अलावा जो आड़ती हैं उनको जो निर्धारित एक जगह, एक टीन शेड, एक दुकान दी है, उसके बाहर जो चलने का रास्ता है वहां पर अतिक्रमण करके जो है कृषि उत्पाद बेचे जाते हैं, जिसमें सब्जी, फल, अन्य सब शामिल हैं। तो वहां पर इसकी काफी सारी अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है और इन अव्यवस्थाओं की वजह से पैदल चलने वाले लोग जो है वो वहां पर परेशान होते हैं। जो ठेली रेडी लेकर के वहां पे जाते हैं सब्जी भरने के लिए, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है और आमने सामने से कई बार वहां पर वाहन खड़े हो जाते हैं तो जाम की स्थिति इतनी बेकार हो जाती है कि वहां से निकलने में 1-1 घंटा लग जाता है। तो इस प्रकार की अव्यवस्थाओं को लेकर पहले भी कई बार लोग जो है मंडी समिति से मांग कर चुके हैं कि यहाँ से अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं होने की वजह से जो थोक व्यापारी हैं, जो आड़ती हैं, उनके हौसले बुलंद हैं। मंडी के जो सचिव हैं उन्होंने इसी वर्ष 2024 में 2 बार आड़तियों को, थोक व्यापारियों को नोटिस दिए हैं कि वो अपने निर्धारित स्थान पर ही जो है कृषि उत्पादों को बेचें, जिससे कि अव्यवस्था ना फैले। लेकिन वो नोटिस में जो आदेश दिए गए हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितने भी थोक व्यापारी और आड़ती हैं उनके हौसले कितने बुलंद हैं। तो अब इस मामले में जो है लोगों की नजरें केवल कृषि मंत्री पर टिकी हुई हैं कि कृषि मंत्री इस मामले का संज्ञान ले और कड़ी कार्रवाई करने के लिए जो मंडी सचिव को निर्देश करें, आदेश दें कि जल्द से जल्द इस व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, क्योंकि आगे त्योहारी सीजन आने वाला है और आगे में त्योहारी सीजन में लगातार ये भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी और ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना जो है वो स्थानीय लोगों को उठाना पड़ेगा। तो अब इसमें बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई की जरूरत जो है वो दिखाई दे रही है। संदीप, जो मंडी में देखरेख है या मंडी में जो व्यवस्थाएं को देखा जाता है वो मंडी प्रशासन की तरफ से देखा जाता है, जिला प्रशासन भी उसमें इन्वॉल्व है, और अगर ये लोग इन्वॉल्व हैं तो क्यों जिम्मेदारियां नहीं निभाई जा रही है? आखिर क्यों ये जो आड़ती हैं ये अतिक्रमण कर रहे हैं और लोगों को इससे परेशानी हो रही है? बहुत अच्छा सवाल संदीप आपने किया है। दरअसल क्या है कि जितनी भी दुकानें वहां पर प्लॉट हैं और वहां पर जो बाहर सब्जियां लगा करके बेची जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इसको अपने आप में एक प्रोत्साहित करने के लिए है कि भाई मेरा सामान ज्यादा है, मैं बाहर लगा लूं, कम माल आया तो अंदर कैसे रखें, या ये कह सकते हैं कि भाई तूने ज्यादा निकाला है, मैं पीछे क्यों रहूं। तो इसी होड़ की वजह से जो है मंडी में अतिक्रमण लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस अतिक्रमण की वजह से जो है लगातार झगड़े होते हुए भी दिखाई दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले पूर्व विधायक यहाँ पर पहुंचे थे, उनके साथ भी यहाँ पर बदसलूकी हुई थी, हाथापाई हुई थी, जबकि गलती कुछ की है क्योंकि अतिक्रमण आपने किया है, सब्जी अतिक्रमण करके आप बेच रहे हैं और वाहन के अगर टायर के नीचे कोई सब्जी आ गई है गलती से, तो उसके एवज में आप किसी से झगड़ा करें, मारपीट करें, ये बिल्कुल सही नहीं है। कानून को अपने हाथ में लिया जाता है, दबंगई दिखाई जाती है। तो इस प्रकार के मामले एक नहीं है बल्कि कई सारे मंडी से सामने आते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं होती है। आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत मामला है, कई बार मामले जो है आईडीपीएल पुलिस के पास भी पहुंचे हैं, लेकिन बाद में इन मामलों को रफा दफा कर दिया जाता है। तो कुल देखा जाता यह है इसके अंदर कि यहाँ पर गार्ड जो है वो सिक्योरिटी वाले भी रहते हैं, लेकिन वो भी इन व्यवस्थाओं को नहीं बना पाते हैं। मंडी सचिव इसके लिए प्रयास जरूर कर रहे हैं नोटिस देकर के, लेकिन केवल नोटिस देकर के जो है अतिक्रमण को हटाना संभव नहीं है। यहाँ पर जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये अतिक्रमण नहीं हटेगा, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर जिस हिसाब से देख रहे हैं आप तस्वीरें, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो पैदल चलने वाला रास्ता है वहां पर किस प्रकार से जो है ट्रक खड़े हुए हैं, उनकी वजह से रास्ता बंद हो रहा है। इसके अलावा सड़कों पर रख करके सब्जी, कृषि उत्पाद बेचे जा रहे हैं, उसकी वजह से रास्ता अवरुद्ध हो रहा है और जब इनको कहा जाता है तो सभी लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज है। और जानकारी ये भी मिली है कि कृषि उत्पादन मंडी समिति में जितने भी पल्लेदार और कर्मचारी काम करते हैं आज तक उनका पुलिस सत्यापन भी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। तो ऐसे में पुलिस को भी इसमें देखने की जरूरत है कि वो यहाँ पर आए और देखें कि आखिरकार विरोध करने के बाद झगड़ा कौन करता है, उनको चिन्हित करें, उन पर कार्रवाई करें। अब जो लोगों की नजर है वो अतिक्रमण हटाने के लिए कृषि मंत्री पर तो बनी हुई है, लेकिन अब नजरें लोगों को पुलिस से भी एक मांग करनी पड़ेगी कि यहाँ पे झगड़ा करने वाले पल्लेदार है उन पर ही जो है कड़ा एक्शन। दीपक, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।